सो इन टूडेज लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में किया था मोलैरिटी। अब उसकी प्रॉब्लम करते हैं। P2 30 ग्राम of urea is dissolved in sufficient water to produce sufficient water to produce 250 ml solution. Find molarity. तो इसके लिए आप सोल्यूट कौन सा हो गया आपका? यूरिया। तो WB weight of solute that is given 30 gram. MB molar mass of urea that is 60. Formula of urea is NH2CO NH2। अब कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास बिकम 60। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन that is 250 ml. So simply apply the formula of molarity. तो फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इक्वल टू WB upon MB 1000 upon volume in ml. So molarity equal to 30 upon 60, 1000 upon 250। तो ये आपका 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2। तो मोलैरिटी विल बी 2। तो इसको लिखेंगे 2m। सो दिस वाज अ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब मोलैरिटी की कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। जैसे अगर 2m लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मोलर। इसको बोलेंगे 2 मोलर। और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। जैसे अगर 1m लिखा है तो इसको बोलेंगे 1 मोलर। अगर 0.5 मोलर लिखा है मींस यहाँ m/2 लिखा है तो इसको बोलेंगे सेमी मोलर। ये कुछ टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होती हैं। अगर 0.1 मोलर लिखेंगे तो मींस m/10। m/10 इज इक्वल टू 0.1। इसको क्या बोलेंगे? डेसीमोलर। अगर 0.01 मोलर आ जाता है या हम इसको लिखेंगे 1/100। m/100 लिख सकते हैं, 1/100 m/100। तो दिस विल बी सेंटीमोलर। और अगर है 0.001 मोलर यहाँ m/1000 तो इसको लिखेंगे मिलीमोलर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। सेमी मोलर किसको कहते हैं? डेसीमोलर। ये ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यूज होता है, सेमी मोलर एंड डेसीमोलर। तो नेक्स्ट टर्म जो है वह है नॉर्मेलिटी। दिस इज द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म इन ग्रुप ए which is temperature dependent. So that is a 4th normality. So normality is almost same as that of the molarity. थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे हम number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute present per liter of solution, present per liter of solution।
मोलैरिटी में इसकी जगह पे था नंबर ऑफ मोल्स, अब क्या आ गया इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो n को हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये रहेगा हमारी नॉर्मेलिटी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था WB/MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूशन, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अब क्या बन गया WB/EB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड था वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय EB। EB इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। MB क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब मोलर मास कहां से आता है, फार्मूले से। इक्विवेलेंट मास कहां से आएगा, इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द मोलर मास। तो इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोलर मास, कैलकुलेटेड फ्रॉम मोलर मास। तो कैसे करेंगे, ये टॉपिक आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो है फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए, एसिड्स मीन्स जैसे आपको दे दिया HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3 एंड HNO3। तो ये एसिड्स आपको दे दिए। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी को हम N लिख लेते हैं। तो बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। जितने H पॉजिटिव आयन एक एसिड मॉलिक्यूल दे रहा है उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। तो उस एसिड के मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, तो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आपको दिया हुआ है HCl। तो HCl gives 1 H पॉजिटिव, लाइक HCl एसोसिएट होगा तो इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 1 है। तो मीन्स इसकी जो बेसिसिटी है जिसको हमने N बोला था वो होगी 1। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 1, मोलर मास बाय 1। मोलर मास इसका हो जाता है 36.5, 1 से डिवाइड करोगे तो वो 36.5 ही आएगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज H2SO4। H2SO4 आपको देंगे 2H पॉजिटिव आयंस, ये 2H पॉजिटिव आयन। कैसे,
H2SO4 डिसोशिएट होगा कंप्लीटली, तो 2HSO4 सल्फेट आयन बनेगा। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो हो जाती है 2। तो अब इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कैसे निकालोगे? 98 इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाता है 49। तीसरी एग्जांपल है H3PO4 की। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। इसकी जो बेसिसिटी है वो है 3। अगर इसकी स्ट्रक्चर बना दें बेसिसिटी को समझने के लिए, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसमें ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तीनों आयनाइजेबल है। तो अब फिर इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? 98 इसका मोलर मास होता है, आप उसको 3 से डिवाइड करोगे। एक और एग्जांपल जो जनरली कंफ्यूज करती है, दैट इज H3PO3, जिसका नाम है फास्फोरस एसिड। इसकी जो बेसिसिटी है फार्मूले से तो 3 नजर आती है, लेकिन है 2। कैसे? ये इसका फार्मूला है, इसकी स्ट्रक्चर। इसमें 2 हाइड्रोजन है जो आयोनाइजेबल है। The hydrogen which is directly attached to phosphorus that is not ionizable. वो उतना बॉन्ड पोलर नहीं है कि ये हाइड्रोजन बाहर चला जाए, इसीलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है। तो इसके मोलर मास को हम 2 से डिवाइड करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट मास। ये था फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास में एसिड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास? मोलर मास को डिवाइड कर देंगे इसकी बेसिसिटी से। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो है फॉर बेस। जो बेसिस है उनके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे एसिड के केस में था बेसिसिटी, अब बेस के केस में होगा एसिडिटी। तो सेकेंड पार्ट इज फॉर बेसिस। Equivalent mass equal to molar mass by acidity। एसिडिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयन। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय 1 molecule of base। तो अब एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। अब बेस में क्या है? NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मान लो आपके पास आ जाता है NaOH। तो NaOH डिसोशिएट होकर कितने OH नेगेटिव आयन देगा? 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? वो भी 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 40.140। दूसरी एग्जांपल आ जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 OH नेगेटिव आयन देता है। इसकी जो बेसिसिटी है, सॉरी एसिडिटी है जो वो 2 हो गई। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास इसका कितना बनेगा? मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन 17 इंटू 2 34। तो ये हो गया इसका 58। तो 58 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 29 इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया आपका बेस के लिए। तो इस चैप्टर में हमें एसिड और बेस से डील करेंगे, तो इसीलिए इक्विवेलेंट मास की ये 2 आपको पॉइंट है जो वो ध्यान में रखने हैं। तो अभी छोटी सी एक प्रॉब्लम करेंगे नॉर्मेलिटी के बेस पे। तो P3 9.8 ग्राम
of H2SO4 is dissolved in sufficient water to make 250 ml solution. ml solution. तो कह रहे हैं डिटरमाइन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अब दोनों फार्मूले लिख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे। m इक्वल टू मोलैरिटी WBMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये था फार्मूला। नॉर्मेलिटी का फार्मूला था WB अपॉन EB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। WB 9.8 दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू 9.8। मोलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम गिवन है आपको 250, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 मोलर। ऐसे ही अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वेट गिवन है 9.8। अब EB इक्विवेलेंट मास अभी थोड़ी देर पहले निकाला था सल्फ्यूरिक एसिड का 2 से डिवाइड करके, तो ये 49 आ जाएगा 1000 अपॉन 250, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 नॉर्मल। तो यहां से हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। वो फार्मूला क्या होगा, दैट नॉर्मेलिटी इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। n क्या रहेगा, n इज आइदर एसिडिटी और बेसिडिटी। तो n आपका था एसिडिटी जब आपका सब्सटेंस बेस होगा कोई, और बेसिसिटी जब आपका सॉल्यूट है जो एसिड होगा। तो आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे n फैक्टर से, तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। एक और प्रॉब्लम करेंगे नॉर्मेलिटी की। So next problem is P4. Now 20% H2SO4 aqueous solution weight by volume is given, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये पूरी स्टेटमेंट है इसकी। अब हमें दे दिया 20% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। पहले तो इसका मीनिंग लिखेंगे। इसका मीनिंग हो जाएगा 20 ग्राम H2SO4 in 100 ml solution। तो मीनिंग हो गया, तो हमारा मोलैरिटी भी आ जाएगी WB अपॉन MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो WB है 20, H2SO4 का मास 98, 1000 बाई 100 ml सोल्यूशन दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करोगे 2.04 m आ जाएगा। तो अगर आपने मोलैरिटी निकाल ली तो हम सीधा इससे भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू इसका एन फैक्टर जो सल्फ्यूरिक एसिड का वो कितना है 2 इंटू 2.04, तो 4.08 इसकी क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी। तो यहां तक जो है वो ग्रुप ए जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप बी के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे।